हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए, पहले भी हमने एस्टिमेशन कोस्टिंग के टेस्ट 1 को डिस्कस किया है, राइट। आज हम इस लेक्चर के अंदर हमारे सेकंड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक आपने हमारे सेकंड टेस्ट को देख लिया होगा और इसी के साथ में उसके क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसी के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, सेकंड टेस्ट में मैंने लगभग वही क्वेश्चंस आपके पास में डाले थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आज तक आए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली ये मतलब क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं कि जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि इन क्वेश्चंस को आंसर किस तरीके से करना है। मतलब आप ये बोल सकते हो, दीज आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऑफ एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग। सो टेस्ट जो सेकंड था हमारे पास में, उस सेकंड टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, द वेट ऑफ 20 mm डायमीटर बार पर मीटर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली। ये बोलता है 20 mm डायमीटर की बार है, 20 mm डायमीटर बार है, आपको क्या करना है, इसका वेट बताना है पर मीटर लेंथ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, m/l = 5²/162, राइट। अगर मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करके चलता हूं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो L है, ये L की वैल्यू आपको पुट करनी है मीटर्स में। फाई जो डायामीटर है, बार का डायामीटर, ये आपको पुट करना है mm में, राइट। और m की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी वेट किलोग्राम की टर्म्स में। तो अब यहाँ से आपको बोला गया है 20 mm डायामीटर बार है, तो 20/162, तो m/1 = 400/162। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 2.47 किलोग्राम्स। तो मेरे पास आंसर जो बनेगा, हमारे जो गिवन ऑप्शंस थे, उन गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा आंसर ए। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे सबसे पहले आप टेस्ट को जरूर विजिट कीजिए, जो हमारा सेकंड टेस्ट था, क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे। अब देखिए, हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है क्योंकि एग्जाम की डेट भी आ चुकी है कि हमें मतलब बेसिकली आपको पहले टेस्ट यहीं पे दिखाया जाए, इसी वीडियो में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले उस टेस्ट को विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर इस सॉल्यूशन वीडियो को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर जो बना वो आंसर ए बना हमारे पास में 2.47 किलोग्राम्स। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, what is the volume of 1 bag of cement 50 kilograms। जो 50 kilograms का एक बैग ऑफ सीमेंट होता है, इसका वॉल्यूम कितना है 1 bag of cement। दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब मैंने इसकी थ्योरी आपको क्लास में कवर कराई थी तो मैंने आपको इसके सॉल्यूशन के टाइम पे इसको डिराइव भी करके बताया था 50 किलोग्राम्स के बेसिस पे, मतलब कितने नंबर ऑफ बैग्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में, कितना वॉल्यूम होता है एक बैग का, वो सब मैंने आपको बताया था। तो जनरली इसका जो आंसर है, वैसे 35 लीटर्स के आसपास मान के चलते हैं हम लोग, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो ये है क्यूबिक मीटर। जिसको कंफ्यूजन है कि ये किस तरीके से आया, आप एक बार ये देख भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होती है सीमेंट बैग की 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब 1440 किलोग्राम वेट के लिए कितना वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। लेकिन मुझे कितने में कैलकुलेट करना है, मुझे तो 50 किलोग्राम्स का कैलकुलेट करना है। तो 1 किलोग्राम में कितना आएगा 1/1440, और 50 के लिए 1440 × 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में लगभग वैल्यू आएगी 0.0347 समथिंग, इस तरीके से आता है आपके पास में मीटर क्यूब में, राइट। तो इसके बेसिस पे हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट। जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील, उसका वेट कितना है, बेसिकली उसकी डेंसिटी पूछी गई है, 1 मीटर क्यूब में उसका वेट कितना होता है। देखिए, माइल्ड स्टील का जो डेंसिटी होती है, दिस इज 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे अगर हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ स्टील की बात करते हैं HYSD की, तो वो 7700 7600 के आसपास में एग्जिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास बनेगा वो आंसर बनेगा आंसर बी 7850 किलोग्राम्स। नेक्स्ट इज, द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द डोर्स एंड विंडोज शटर्स इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, ये जो शटर्स है, ये वर्ड मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे,
यहाँ पे ये वर्ड शटर नहीं आएगा, ये बोलता है द क्वांटिटी ऑफ डोर्स एंड विंडोज इन, बेसिकली हम लोग जो आप बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकली देखा जाए चौखट होती हैं, ये चौखट की यहाँ पे बात की गई है, राइट। यहाँ पे फ्रेम्स वर्ड आएगा, इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। देखिए वुड वर्क को हम लोग दो पार्ट्स में लेते हैं, एक होता है पैनल्स की फॉर्म में, पैनल्स का मतलब है जो डोर्स के जो दरवाजे हो गए, विंडोज के जो दरवाजे हो गए, उनको हम पैनल्स लेके चलते हैं। इनकी मेजरमेंट, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म थिकनेस एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इनकी मेजरमेंट हमेशा मीटर स्क्वायर की टर्म्स में होती है, राइट। और अगर मैं आगे बात करता हूँ, जो हम लोग चौखट यूज करते हैं, जो हम लोग डोर फ्रेम्स यूज करते हैं, जिनको इन्होंने शटर लिखा है, ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, राइट। तो इसकी हमेशा मेजरमेंट, क्योंकि इसकी थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म होगी और इसके अंदर वेरिएशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम इसकी मेजरमेंट यूनिट लेके चलते हैं मीटर क्यूब्स में। तो आंसर रहेगा मेरे पास में आंसर सी, कि जो भी हमारे पास में डोर और विंडो के फ्रेम्स हैं, इनको मेजर किया जाता है मीटर क्यूब्स में। नेक्स्ट इज वुड वर्क शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू। जो हमारा वुड वर्क है, वुड वर्क इट शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू। देखो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि वुड वर्क को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोगों ने पढ़ा था इसको जब हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कर रहे थे, तो उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के अंदर हमने टोटल 5-6 पॉइंट्स को कवर किया था। मैंने आपको पिछले जो सॉल्यूशन था, फर्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन में भी आपको ये पॉइंट बताया था। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं जनरली 0.01 मीटर तक, एरिया को मेजर करते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर तक। इस तरीके से कंडीशंस थी, 0.01 मीटर लेंथ तक था, एरिया था आपके पास में 0.01 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम था 0.01 मीटर क्यूब, है ना। आरसीसी वर्क था हाफ सेंटीमीटर्स। इसके अलावा जो वुड वर्क होता है, वुड वर्क की मेजरमेंट जो होती है ये 5 mm था, वुड वर्क की मेजरमेंट होती है 2 लिमिट्स तक, 2 mm तक। और इस तरीके से आपके पास में अलग अलग ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आंसर बी 2 सेंटीमीटर्स। 2 सेंटीमीटर्स आएगा, mm नहीं आएगा, कि जो भी हमारा वुड वर्क है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज वुड वर्क फॉर द डोर्स एंड विंडोज पैनल्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। जो हमारा वुड वर्क है डोर्स और पैनल्स के लिए हम इसको कैसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ। अभी मैंने आपको बताया डोर्स और विंडोज के जो पैनल्स होंगे इनकी मेजरमेंट हमेशा किसके टर्म्स में रहेगी, मीटर स्क्वायर में। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस किया था। तो मेरे पास आंसर यहां से बनेगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन आरसीसी एंड आरबी वर्क। जो आरसीसी या फिर रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क जो होता है, आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एंड आरबी रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, इसमें हम लोग जो हमारा वर्क है इसको कैसे मेजर करते हैं, स्टील को कैसे मेजर करते हैं। बेटा स्टील की क्वांटिटी हमेशा किसकी टर्म्स में मेजर होती है, वेट की टर्म्स में। तो वेट की टर्म्स के हिसाब से आंसर जो बनेगा मेरे पास में वो आंसर बनेगा किलोग्राम्स। बेटा अगर ऐसा है ऑप्शन है आपको दे रखा है जिसमें आपको किलोग्राम और क्विंटल्स दोनों दिए हैं, तो आप आंसर जो अपना मार्क करेंगे वो क्विंटल मार्क करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो मोड ऑफ पेमेंट होती है वो क्विंटल्स के बेसिस पे होती है। बट अगर क्विंटल नहीं दे रखा तो हम लोग वेट वाला अपना लेके चलेंगे, जो भी वेट में दिया होगा उसको हम लोग मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next is if D is the diameter of mild steel, the quantity of steel per meter length is। अब यहाँ पे ना ऑप्शंस जो मुझे दिए हैं वो ऑप्शंस दिए हैं कुछ इस टर्म्स में 0.061, 0.00618 डी स्क्वायर पहला ऑप्शन है, 0.00618 डी दूसरा ऑप्शन है, 0.0618 डी स्क्वायर तीसरा ऑप्शन है, एंड 0.00816 डी क्यूब, डी ओनली, राइट। ये डी क्यूब है सी वाले पार्ट में। ये फोर्थ ऑप्शन है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ स्टील के लिए बेसिकली करेक्ट है। ध्यान रखिए पहला पॉइंट इसके अंदर ये चारों के चारों ऑप्शंस हैं। देखो इसको तो हम एलिमिनेशन के बेसिस पे ले सकते हैं। एलिमिनेशन के बेसिस पे अगर हम लेते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, m/l इज इक्वल टू 5² 162, ये वाला फॉर्मूला था, राइट। अब अगर आपको 162 के बारे में आइडिया है, मतलब 1/162 अब अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 यहाँ पे डायमीटर है, इसने डी डायमीटर लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर मुझे ये आइडिया नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, डायमीटर का स्क्वायर, इसमें से कौन सी यूनिट में डायमीटर का स्क्वायर है, कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर ए। अगर पहले में नहीं होता
तो फिर हम लोग कैसे लेके चलते हैं, तो फिर हम लोग अगर फर्स्ट वाले में नहीं होता तो हम फर्स्ट वाले को छोड़ देते और बाकियों में फिर हम लोग 1/162 के बेसिस पे ही अपना देखते कि क्या आंसर आया है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे पता लग गया मेरे को, तो मैं उसी के हिसाब से अपना आंसर चला दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ पेमेंट फॉर अर्थवर्क इज। अर्थवर्क का मोड ऑफ पेमेंट क्या है? देखिए, मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात की जाए तो मोड ऑफ पेमेंट में अर्थवर्क के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका मेजरमेंट जो होता है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है, इट इज इन क्यूबिक मीटर, राइट। और इसका मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात की जाए तो मोड ऑफ पेमेंट इसका होता है पर परसेंटेज क्यूबिक मीटर। अब परसेंटेज की बजाय आप इसको पर 100 भी लिख सकते हैं, वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज आ जाए चाहे 100 आ जाए, एक ही बात है। देखिए, अर्थवर्क की मेजरमेंट, अब क्योंकि अर्थवर्क के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइजनेस की जरूरत नहीं होती, अर्थवर्क बहुत सस्ता होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको पर 100 क्वांटिटी में लेके चलते हैं कि थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन भी होगा तो इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो आंसर ए रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो यूनिट्स मेंशन की गई हैं वो सारी की सारी मीटर स्क्वायर में है। ऑप्शन है 100 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर। दीज आर रॉन्ग, मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे भी। ये मीटर क्यूब्स में आएगा, 100 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब एंड 1000 मीटर क्यूब्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पिछले वाले में करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में वो मीटर क्यूब में आपके पास ऑप्शंस आएंगे। नो डिडक्शंस आर अप्लाइड फॉर स्मॉल ओपनिंग्स अप टू एन एरिया ऑफ। ये बोलते हैं कोई भी डिडक्शन अप्लाई नहीं होगी स्मॉल ओपनिंग्स में अप टू एन एरिया ऑफ 0.3 स्क्वायर मीटर, 0.4 स्क्वायर मीटर, 0.5 स्क्वायर मीटर एंड 3 स्क्वायर मीटर। देखिए, स्मॉल ओपनिंग्स की अगर बात की जाए तो ओपनिंग्स के अंदर हम लोगों ने प्लास्टर वर्क में और पेंटिंग वर्क में डिडक्शंस के बारे में स्टडी किया था। हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे जैसे एरिया हमारा चेंज होता रहता है, ओपनिंग एरिया, उसके अकॉर्डिंग डिडक्शंस भी चेंज होती रहती हैं। इन डिडक्शंस के मैंने रूल बताए थे। ओपनिंग एरिया अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, ठीक है ना, आप टेबल से याद रख सकते हैं। ओपनिंग एरिया, डिडक्शन का टाइप, तो यहाँ पे आएगा नो डिडक्शन। नो डिडक्शन अगर ओपनिंग एरिया 0.5 से 2 मीटर स्क्वायर के बीच में, कुछ लोग 3 भी लिख देते हैं, ठीक है, इसके बीच में आता है तो सिंगल साइडेड डिडक्शन, और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर डबल साइडेड डिडक्शंस हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा नो डिडक्शंस के लिए बोला है, तो नो डिडक्शंस के लिए आंसर कौन सा है? 0.5 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next is a cement bag contains 0.035 cubic meter of cement by volume. How many bags will 1 ton, that means 1000 kilogram of cement comprise? ये बोलता है कि हमारे पास में एक सीमेंट बैग है, एक बैग का वॉल्यूम कितना है? एक बैग का वॉल्यूम है 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम, राइट। ये बोलता है कि अब आपको बताना क्या है कि एक टन में, इसका मतलब 1000 किलोग्राम में कितने वॉल्यूम आएगा, या कितने नंबर ऑफ बैग्स आएंगे, ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर 16, 17, 18 एंड 20। देखो इधर, एक बैग में क्वांटिटी कितनी होती है? एक बैग की अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो इसका मतलब 50 किलोग्राम्स हो गया, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ ऐसे ही। ये वॉल्यूम वाला पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इस वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है। मतलब मैं ये लिख दूँ 50 किलोग्राम्स के कितने बैग्स आएंगे? 1 बैग। 1 किलोग्राम में 1/50 और 1000 किलोग्राम्स में 1/50 इंटू 1000। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी 20 बैग्स। तो मेरे पास में जो आंसर बनेगा वो आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरसीसी वर्क इज मेजर्ड नियरेस्ट टू। अभी मैंने आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताया था कुछ क्वेश्चंस पहले कि आरसीसी वर्क को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, लेंथ की मेजरमेंट नियरेस्ट कब तक होती है, वॉल्यूम की, एरिया की, तो उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? आई एम श्योर वहाँ पे आपने नोट किया होगा, देखिए और बताइए आंसर। तो आरसीसी वर्क का आंसर रहेगा आपके पास में 1/2 सेंटीमीटर्स या फिर 0.5 सेंटीमीटर, 5 mm, इस तरीके से आ सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजरमेंट ऑफ ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का मतलब होता है ग्लास वर्क, जो हम लोग क्लैडिंग भी लिखा आ सकता है पेपर के अंदर। क्लैडिंग, ग्लेजिंग, ग्लास वर्क, इन तीनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का मतलब एक ही है। क्लैडिंग, ग्लेजिंग, ग्लास वर्क, इनका मेजरमेंट कैसे होगा? देखो, अब ग्लास में जो हमारा ग्लास है ये होता है 2 तरीके से। एक तो होगा ग्लास वर्क। ग्लास वर्क का मतलब जो हम लोग ग्लासेस का काम कराते हैं, जो कांच का काम कराते हैं, जैसे बिल्डिंग पे
बाहर की साइड में फसाड्स, यहाँ पे फसाड्स भी आ सकता है, क्लैडिंग की जगह पे फसाड वर्ड भी यूज हो सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज, सभी का मतलब एक है। हम देखते हैं ना जनरली मोमिटी वाली साइड में हम लोग आजकल जो कांच के डिज़ाइंस बनने तैयार हो गए हैं, इसके अलावा जो रेलिंग्स लगती हैं जो पैरापेट वॉल्स की तरफ लगती हैं, या फिर जो सीढ़ियों के साइड में रेलिंग्स लगती हैं, हैंड रेलिंग्स स्टेयरकेसेस के, वो सारी की सारी आजकल कांच की यूज़ होने लगी हैं। विंडो के आसपास में हम लोग ग्लास के पैनल्स यूज़ कराने लगे हैं। तो ग्लास वर्क जो है वो ग्लास वर्क बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लास कंज्यूम हुआ, तो इसकी मेजरमेंट हमेशा होती है मीटर स्क्वायर में। दूसरा जो टर्म है इसी में वो आता है फिक्सिंग ऑफ ग्लासेस। फिक्सिंग ऑफ ग्लासेस कि जो हमारा ग्लास वर्क है इनमें ग्लासेस को हम कैसे फिक्स करते हैं, तो फिक्सिंग ऑफ ग्लासेस हमेशा नंबर्स में आएगा। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ग्लास वर्क बोला है या फिक्सिंग ऑफ ग्लासेस, इनमें से कुछ ना कुछ देगा। अब जरूरी नहीं ग्लास वर्क, कोई भी नेम इनमें से आता है तो इन सबका यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर। फिक्सिंग ऑफ ग्लासेस या फिक्सिंग ऑफ फसाड्स, फिक्सिंग ऑफ क्लैडिंग, फिक्सिंग ऑफ ग्लेजिंग, इस तरीके से फिक्सिंग वर्ड अगर आ गया तो हम इसे किस में लेके चलेंगे, फिर नंबर्स में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी फिलहाल जो पिछला क्वेश्चन है हमारे पास में, उसने बोला ग्लास वर्क की मेजरमेंट कैसे होगी, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ग्लास वर्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, राइट। आगे बोलता है डीपीसी इज मेजर्ड, डीपीसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। अब डैम प्रूफिंग कोर्स है डीपीसी, इसको कौन सी टर्म्स में मेजर करता है, राइट। देखिए डीपीसी में जो थिकनेस होती है वो थिकनेस हम लोग थ्योरेटिकली लेके चलते हैं 2.5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में तो 2.5 सेंटीमीटर में तो नहीं करते हम लोग, बट स्टिल हम लोग अज्यूम जनरली ये करते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर होती है, राइट। अब 2.5 सेंटीमीटर तो समझ में आ गया, लेकिन हम इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको हमेशा कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा प्लिंथ लेवल है उस पर प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पे डोर ओपनिंग्स होती हैं डोर ओपनिंग्स में हमेशा इसको अवॉइड किया जाता है। देखो अब थिकनेस नेग्लिजिबल, कांस्टेंट, कॉमन, ठीक है, तो थिकनेस को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो सरफेस एरिया बच गया, तो हम लोग डीपीसी को कैसे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की यूनिट्स अपने पास बन जाएंगी मीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, राइट, एरिया के टर्म्स में। अगला क्वेश्चन है व्हाइल एस्टिमेटिंग द क्वालिटीज, यहाँ पे क्वालिटीज नहीं क्वांटिटीज आएगा। व्हाइल एस्टिमेटिंग द क्वांटिटीज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ बिल्डिंग द करेक्ट मेट्रिक यूनिट इज। देखिए मेट्रिक यूनिट यहाँ पे बोला है, एसआई यूनिट नहीं बोला। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसी में। देखिए पहला ऑप्शन है आपको मीटर फॉर लेंथ, सेकेंड इज क्यूबिक मीटर फॉर एरिया, थर्ड इज स्क्वायर मीटर फॉर वॉल्यूम, एंड फोर्थ इज लीटर्स फॉर कैपेसिटी। देखिए अधिकतर लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट आता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अगर एसआई यूनिट आती तो एसआई यूनिट को में हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं एरिया में, ठीक है, सॉरी लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मीटर एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, राइट, इस तरीके से लेके है। अब मेट्रिक यूनिट्स में अगर बात करें तो लेंथ की मेजरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, इसको हम लोग जनरली लेके चलते हैं फिट्स में, इंचेस में, इस तरीके से, राइट। तो उसी के हिसाब से जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। देखो बी और सी जो है, बी में दे रखा है क्यूबिक मीटर फॉर एरिया, सी में है स्क्वायर मीटर फॉर वॉल्यूम, ये तो दोनों पॉसिबल ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो गए। मैं एलिमिनेशन रूल की बात कर रहा हूँ, बट स्टिल जो फर्स्ट ऑप्शन था वो मीटर फॉर लेंथ था। अब मीटर हम लोग मेजर किसके टर्म्स में करते हैं, एसआई यूनिट में, तो ले देके बचा मेरे पास कौन सा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन था लीटर्स फॉर कैपेसिटी। ध्यान रखिएगा मैट्रिक यूनिट लिखा है या एसआई यूनिट लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। एसआई यूनिट में मीटर वाला कॉन्सेप्ट और मैट्रिक यूनिट में इंचेस, वॉल्यूम में लीटर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इज द एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ। ये बोलता है एक्सकेवेशन किया है अर्थवर्क इन कटिंग जिसकी विड्थ जो है अबव 1.5 मीटर है, ठीक है। प्लान एरिया जो है ये 10 स्क्वायर मीटर का है, जो प्लान एरिया हम लोग लेके चलते हैं इट इज अबव 10 स्क्वायर मीटर, 10 मीटर स्क्वायर विद डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ है इट इज नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो इस बार अर्थवर्क को नाम क्या दिया जाएगा। देखिए मैंने बताया था सरफेस अर्थवर्क, एक टर्म बताई थी। सरफेस अर्थवर्क ये बोलता है कि जनरली सरफेस अर्थवर्क का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब भी सरफेस इंक्लूडेड होगा तो उस सरफेस अर्थवर्क की 3 कंडीशंस थी हमारे पास में। विड्थ जो है, विड्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, एरिया 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, और डेप्थ 30 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में
जो अर्थवर्क आता है उस अर्थवर्क को नाम देते हैं सरफेस अर्थवर्क, राइट। लेकिन इसने अर्थवर्क में भी डिफाइन कर दिया, ये क्या है, एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन के हिसाब से मेरा आंसर क्या बनेगा, सरफेस एक्सकेवेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास, ऑप्शन जो था, ऑप्शन ए था एक्सकेवेशन, बी था सरफेस ड्रेसिंग, सी इज कटिंग एंड डी इज सरफेस एक्सकेवेशन। तो मेरे पास करेक्ट आंसर रहेगा सरफेस एक्सकेवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स द सब हेड्स ऑफ एस्टीमेट आर। एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हुए हम लोग एस्टीमेट के सब हेड्स कौन से लेते हैं। बेटा सब हेड्स का मतलब होता है सब बेसिकली डिविजन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग में आप अपने काम को अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। अलग अलग कैटेगरीज में जैसे आपने नीचे एक्सकेवेशन अलग किया, एक्सकेवेशन अर्थवर्क अलग किया था, अर्थवर्क के बाद कॉन्क्रीट वर्क किया, उसके बाद में ब्रिक वर्क किया। अब अब जो ब्रिक वर्क होगा वो ब्रिक वर्क भी अलग तरीके से होता है हमारे पास में, सारे अलग अलग लेवल्स पे, प्लिंथ लेवल पे अलग, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से अलग होगा। वुड वर्क अलग होगा। मतलब हमने अपने जितना काम हमने कराना है ना कंस्ट्रक्शन का, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, तो उनको बोलेंगे सब हेड्स। तो क्वेश्चन है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स द सब हेड्स ऑफ द एस्टीमेट आर। पहला सब हेड मुझे दिया है अर्थवर्क। फर्स्ट जो दिया है अर्थवर्क है, कंक्रीट वर्क है, अर्थवर्क, कंक्रीट वर्क एंड ब्रिक वर्क, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन है ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, ब्रिक वर्क है, स्टोन वर्क है, रूफिंग। थर्ड अगर बात करें तो ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग के बाद वुडवर्क, स्टील वर्क, ऑल ऑफ द अबव। बताइए। देखिए अब सबसे पहले अर्थवर्क होगा। अर्थवर्क के बाद जब अर्थवर्क होता है तो उसके बेस में नीचे हम लोग लीन कंक्रीट करते हैं, एक बेस बनाते हैं ताकि उस पर हमारी फाउंडेशन रेस्ट कर सके, तो कंक्रीट वर्क होगा। उसके बाद में ब्रिक वर्क होगा। सीरीज फॉलो हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार आगे भी बढ़ लेते हैं। ब्रिक वर्क के बाद स्टोन वर्क होता है, कुछ लोग स्टोन मेशनरी कराते हैं, स्टोन वर्क होता है, डेफिनेटली होता है। रूफिंग भी होती है, बिल्कुल ये भी सही है। ब्रिक वर्क के बाद फ्लोरिंग भी होती है, फ्लोरिंग होती है, वुड वर्क होता है, स्टील होता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब जब सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज pointing is measured in terms of square meter, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे पढ़ते हैं। सेकेंड इज प्लास्टरिंग इज मेजर्ड। अब प्लास्टरिंग को कैसे मेजर करेंगे, प्लास्टरिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। ग्लेजिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। सारे के सारे आपके पास में मीटर स्क्वायर में। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। हाँ, जो फर्स्ट था मेरे पास दैट वाज पॉइंटिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। देखो अभी मैंने ग्लेजिंग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एरिया की टर्म्स में होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लास्टरिंग की भी अभी बात हुई थी, ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी ठीक है। पॉइंटिंग क्या होता है, पॉइंटिंग जनरली क्या होता है, हमारे जितने मोर्टार जॉइंट्स हैं उनको सील करने के अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं पॉइंटिंग। तो पॉइंटिंग को भी किसके टर्म्स में मेजर करेंगे, एरिया के टर्म्स में मेजर किया जाता है। तो इनडायरेक्टली तीनों है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेम्पर, ड्राई डिस्टेम्पर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल कोट ओवर एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। ये बोलता है एक सिंगल कोट, एक कोट प्रोवाइड करना है 100 मीटर स्क्वायर एरिया में, उसमें ड्राई डिस्टेम्पर कितना लगेगा। ड्राई डिस्टेम्पर जो हमारा आप ये बोल सकते हैं जो स्केड्यूल ऑफ रेट्स है,
जिसमें ये सारी की सारी डिटेल होती है, उसके हिसाब से इसका आंसर है 6.5 किलोग्राम्स। जनरली ड्राइड स्टैम्पर एक कोट के लिए 6.5 किलोग्राम लेते हैं फर्स्ट कोट के लिए, और सेकंड कोट के लिए आता है तो 5 किलोग्राम्स लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्क में फिनिशिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम के साथ क्वांटिटी भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन सेकंड वर्क का सिर्फ काम क्या है, सेकंड वर्क का काम है एक प्रॉपर फिनिश प्रोवाइड करना, तो उसमें जो है क्वांटिटी कम लगती है, उसमें 5 किलोग्राम्स आंसर रहेगा अगर सेकंड कोट पूछा जाता तो। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ बिल्ट अप प्रॉपर्टी, estimated value of a built up property at the end of its useful life without being dismantled। ये बोलता है एक कोई भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी, यूटिलिटी पीरियड, डिजाइन पीरियड खत्म हो गया, और आपने उसको अभी डिसमेंटल नहीं किया है, तोड़ा नहीं है, विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, इसको नाम क्या देंगे? देखिए दो टर्म्स बताई थी मैंने, एक था स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू के अलावा दूसरा है सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जनरली आफ्टर बीइंग डिसमेंटल्ड, जो भी डिसमेंटल्ड मटेरियल होता है, तोड़ने के बाद में जो भी थोड़ा थोड़ा मटेरियल बचेगा, इस थोड़े थोड़े मटेरियल को, टूटे हुए मटेरियल को जब हम अलग अलग पार्ट्स करके बेचते हैं मार्केट में, तो स्क्रैप वैल्यू। और अगर हम लोग विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड कंसिडर करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू हम लोग जनरली कितनी अज्यूम करते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूरी बिल्डिंग की लाइफ को कंप्लीट करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू को 10% लेके चलते हैं कि जितनी एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी इनिशियल, जितनी इनिशियल कॉस्ट थी उसका 10% ही स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू कंसीडर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ डेमोलिश्ड मटेरियल इज नोन एज, डेमोलिश्ड मटेरियल जो होता है उसकी वैल्यू को हम लोग नाम क्या देते हैं? अभी मैंने आपको बताया, देखो विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड सैल्वेज वैल्यू, और डिसमेंटल करने के बाद डेमोलिश्ड मटेरियल, टूटे हुए मटेरियल की कॉस्ट को नाम क्या देंगे? स्क्रैप वैल्यू नाम देंगे। तो मेरे पास में जो आंसर बनेगा दैट विल बी स्क्रैप वैल्यू। मेरे पास ऑप्शंस है स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू। तो इनको अगर फॉलो करते हैं तो मेरे पास में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ए, स्क्रैप वैल्यू। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द वर्क हैविंग कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपीज इज नोन एज, एक कंस्ट्रक्शन वर्क है, एक वर्क है जिसकी जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मनी हम लोग वर्क को क्लासिफाई करते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क की कॉस्ट है उसके बेसिस पे हम लोग वर्क को क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में। पहला है मेजर वर्क, दूसरा है माइनर वर्क, तीसरा है पेटी वर्क। पेटी वर्क ये बोलते हैं कि मेजर वर्क की वैल्यू कब आएगी? जब 2 लाख से अबव अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, अबव 2 लाख मेजर वर्क। ठीक है, माइनर वर्क की अगर बात करें तो माइनर वर्क में 50,000 से 2 लाख के बीच में। ध्यान रखिएगा एक छोटा सा पॉइंट और, ये जो है 50,000 वाला ये याद रखना है आपको, क्योंकि पुराने टाइम में इस क्लासिफिकेशन में यहाँ पर 20,000 आता था, ठीक है, लेकिन ये रिवाइज हो चुका है, नए के हिसाब से आंसर देना है, क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आता है। तो 50 से 2 लाख के बीच में माइनर एंड लेस देन 50 में पेटी वर्क। ठीक है, पुराने में 50 की जगह 20 होता था कि 20 से 2 लाख के बीच में माइनर और 20 से लेस में हम लोग पेटी वर्क लेके चलते हैं, बट यहाँ पे 50 वाला ही यहाँ पे इसी को कंसिडर करेंगे, वो 20 वाला आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से आपको बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 20,000 रुपीज़। देखिए कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, इस कैटेगरी में लाई करेगा थर्ड वाली में, तो इसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपके पास में पेटी वर्क। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट कैपिटल आई ऑफ सिंकिंग फंड एस, एनुअल इंस्टॉलमेंट कैपिटल आई ऑफ सिंकिंग फंड एस ओवर n ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इज। ये बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? आई। नंबर ऑफ मतलब डिजाइन लाइफ कितनी गिवन है? डिजाइन लाइफ इज n, है ना, डिजाइन लाइफ n है, रेट ऑफ इंटरेस्ट i है, स्क्रैप वैल्यू नॉट सॉरी स्क्रैप वैल्यू सिंकिंग फंड s, इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या था? इंस्टॉलमेंट के लिए देखो सिंकिंग फंड s आई अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। पिछले वाले टेस्ट में हमने इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंकिंग फंड कितना लेते हैं, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 90%
हम लोग कंसिडर करते हैं सिंकिंग फंड। और एक्चुअल में सिंकिंग फंड था क्या? सिंकिंग फंड था कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन, जब इसकी डिज़ाइन लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा से जब इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम आज से जो पैसा जोड़ना स्टार्ट करते हैं, जो भी पैसा आज से जुड़ेगा उस पैसे को हम लोग नाम देते हैं सिंकिंग फंड। तो यहाँ से हम लोग इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन इज, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? फर्स्ट जो है मेरे पास में, फर्स्ट ऑप्शन इज ओरिजिनल कॉस्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अपॉन डिजाइन लाइफ। ठीक। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू। लेट अस सपोज ओरिजिनल कॉस्ट को एक बार सी लिख देते हैं, स्क्रैप वैल्यू को एस लिख देते हैं और लाइफ को एन लिख देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ऑप्शंस को लिखने में आसानी हो जाए और समझने में आसानी हो जाए। पहला ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन डिजाइन लाइफ। दूसरा ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन डिजाइन लाइफ, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सिंकिंग फंड, माइनस सिंकिंग फंड अपॉन डिजाइन लाइफ, राइट। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट, यही वाला ही है, प्लस सिंकिंग फंड अपॉन डिजाइन लाइफ। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो था मेरे पास में, एनुअल डेप्रिसिएशन, वो होता था ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को डिवाइड करके, जब हम डिजाइन ऑफ लाइफ से ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जब हम लोग डिजाइन ऑफ लाइफ से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है। तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आंसर ए। तो मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द टेंडर सबमिशन, during the tender submission the contractor is to deposit a certain amount of money, ठीक, of its estimated cost. This money is called as, ये बोलता है कि टेंडर सबमिशन के टाइम पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट ऑफ मनी को डिपॉजिट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट का कुछ अमाउंट इसे पहले डिपॉजिट करना होता है। तो इस मनी को हम लोग नाम क्या देते हैं? देखिए कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे दो मनीज हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। एक होती है अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी, दूसरी है सिक्योरिटी मनी। इनकी डेफिनेशंस ये बोलती है कि जब टेंडर सबमिशन होगा तो टेंडर सबमिशन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी सबमिट करते हैं, उस मनी को नाम दिया जाता है अर्नेस्ट मनी। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि कल को अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन था, जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई, फॉर एग्जांपल 100 एप्लीकेशंस आई, 100 लोगों ने टेंडर्स फिल किया, अब 100 में से किसी एक को अपॉइंट कर दिया, राइट। अब ऐसा नहीं है कि टेंडर मिलने के बाद वो हाथ खड़ा कर दे कि नहीं, मैं तो सिर्फ देखने के लिए आया था, टाइम पास करने के लिए आया था, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एक मनी इस तरीके की है इन द फॉर्म ऑफ श्योरिटी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को ये असाइनमेंट, ये टेंडर असाइन किया गया है, अब उसको ये फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो मना करता है तो इसकी जो मनी होगी, ये अर्नेस्ट मनी 2% का, इसको फॉरफिट कर लिया जाएगा, इसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये अर्नेस्ट मनी तो ये है। सिक्योरिटी मनी क्या बोलता है? जब टेंडर मिल चुका है, 2% पैसा जमा हो गया, साइन हो गए, साइनिंग के टाइम पे ये सिक्योरिटी के फॉर्म में पैसा कुछ एक्स्ट्रा देगा। देखो 2% ये गया, 8% अब मिलेगा, तो टोटल पैसा आप कितना, सिक्योरिटी के फॉर्म में टोटल कितना जमा हो गया? 10%, क्योंकि 2% भी आगे सिक्योरिटी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपको पे करनी है, कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी है। और इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अब उसने टेंडर को फिल करते हुए टेंडर लेने के चक्कर में तो बहुत अच्छी लंबी फेंक दी कि मैं हाईएस्ट ग्रेड ऑफ सीमेंट को यूज़ करूंगा, ये सब यूज़ करूंगा, लेकिन वर्क में ना करे। तो उसके लिए श्योरिटी के फॉर्म में कि जो उसने टेंडर में स्पेसिफिकेशंस दी थी उसी स्पेसिफिकेशन से काम करेगा, तो इसीलिए 10% पैसा वो जमा कराया जाता है, जिसमें 2% ये इसमें ट्रांसफर हो जाता है और 8% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी मनी कितनी सबमिट होगी, तो आंसर आप 8% नहीं देंगे, आप आंसर देंगे 10%। अर्नेस्ट मनी कितनी जमा होगी?
2%। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसने बोला है कि टेंडर सबमिशन के टाइम पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स डिपॉजिट करेंगे कुछ अमाउंट ऑफ मनी को, उसको नाम क्या देंगे, तो उसका नाम आएगा आपके पास में अर्नेस्ट मनी। तो मेरे पास में यहाँ से जो ऑप्शंस बनेंगे उन ऑप्शन में से सेकेंड ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड कोस्ट दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉर्म ऑफ अर्नेस्ट मनी। ये बोलता है अर्नेस्ट मनी में कितना % पैसा होगा। अभी मैंने आपको बताया अर्नेस्ट में 2, सिक्योरिटी में 10, तो मेरे पास में आंसर रहेगा अर्नेस्ट के फॉर्म में बी रहेगा, दैट इज 10%। नेक्स्ट इज मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज, मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट का मतलब है जिसमें गलती होने के चांसेस कम होंगे, जिसपे आसानी से डिपेंड किया जा सकता है। तो ये कौन से वाला एस्टिमेट होता है, तो मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट जो है ये रहेगा आपके पास में डिटेल्ड एस्टिमेट, जिसमें डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर हम लोगों के पास गलती के चांसेस ज़्यादा है और मैक्सिमम एक्यूरेसी मेरे पास आती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल ऑफ अ बिल्डिंग इज। ये बोलता है सेंटर लाइन डायमेंशंस दे रखी हैं आपको आउटर वॉल की, और वो कितनी दे रखी हैं 15.3 बाय 10.3 मीटर, 15.3 मीटर बाय 10.3 मीटर। द थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज, वॉल की जो थिकनेस दे रखी है वो सुपर स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस इज 0.3 मीटर। आपको फ्लोर एरिया बताना है। देखो अगर यहां से देखा जाए, ये हो गई हमारे पास में आउटर वॉल्स, है ना। इस आउटर वॉल में इसने क्या बोला है कि इसकी जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस हैं, अगर मैं सेंटर लाइन को ड्रॉ करता हूं तो इस तरीके से हमने सेंटर लाइन को ड्रॉ किया, तो अब इसकी सेंटर टू सेंटर डायमेंशन यहां से 14.7, यहां से अगेन 14.7, राइट। वॉल की थिकनेस 0.3 मीटर। आपको बताना है इसका फ्लोर एरिया कितना होगा, कितना हम लोग फ्लोर एरिया लेके चलेंगे। सॉरी 14.7 नहीं है, दिस इज 15.3 एंड 10.3। आपको इसका फ्लोर एरिया बताना है। देखो बेटा फ्लोर एरिया और प्लिंथ एरिया की अगर बात करते हैं तो प्लिंथ एरिया होता है आउट टू आउट डायमेंशंस, और फ्लोर एरिया में हम लोग वॉल को इंक्लूड नहीं करते, तो मतलब इन टू इन आप ले सकते हैं। जब भी प्लिंथ एरिया में से वॉल एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्लोर एरिया आता है। अब मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ तो मेरे पास में इन टू इन डायमेंशन के बेसिस पे वैल्यू कितनी आएगी। देखो 15.3 में से 15.3 है सेंटर से सेंटर तक, 0.3/2 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाए, 0.3/2 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो कितना बन गया लेंथ। लेंथ जो आएगी वो 15.3 में से 0.3/2 माइनस 0.3/2 कितना बना 15 मीटर। ऐसे ही अगर विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ में आपको दे रखे हैं सेंटर टू सेंटर 10.3, तो इसमें से भी तो क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ विड्थ इधर से और हाफ ऑफ विड्थ नीचे से सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2 आंसर 10 मीटर। तो करेक्ट एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा 15 इंटू 10 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर आपके पास में आंसर रहेगा, आंसर ए। आगे बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ एस्टिमेट इज यूज्ड बाय सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी कौन से मेथड को यूज करता है। देखो बेटा अब इसमें भी कंफ्यूजन है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी पॉइंट पे है। सेंटर लाइन मेथड, क्रॉस वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, पहले के टाइम पे जब लेके चलते थे तो आंसर देते थे जो हमारे बेसिकली जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारे एसएससी है या जो भी है, ये आंसर मार्क करते थे सेंटर लाइन मेथड, लेकिन अब 2 साल से ये लोग मार्क करने लगे हैं लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, और इसको भी बाय द नेम ऑफ आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड। अगर लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और आउट टू आउट, इन टू इन दोनों दिया है तो आंसर मार्क क्या करोगे, आउट टू आउट, इन टू इन। अगर वो नहीं दिया तो फिर हम लोग अपना लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल को मार्क करके चलेंगे। तो मेरे पास यहाँ से आंसर रहेगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एस्टिमेट इज। एस्टिमेट होता क्या है। पहला ऑप्शन है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक। सेकेंड ऑप्शन इज कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बना है उसकी कॉस्ट। थर्ड ऑप्शन इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यूजिंग थंब रूल्स। थंब रूल्स में मतलब हम आसपास में कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ते हैं ना, तो उसमें थंब रूल्स यूज करते हैं। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, वो सारे के सारे थंब रूल्स को इंडिकेट करेगा। डी इज प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन।
प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ जी बताइए कौन सा रहेगा। एस्टिमेट का टाइप बोला है इसने, व्हाट इज एस्टिमेट। तो बेटा एस्टिमेट हमेशा, एस्टिमेट का मतलब क्या है, अनुमान लगाना। जब अनुमान लगाना है तो हम लोग क्या एक्चुअल कॉस्ट को बता सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, थंब रूल्स, हम तो कुछ भी नहीं बता सकते। हम लोग एक्चुअली क्या कर सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं ना कि लगभग इतना होगा। तो आएगा आपके पास में प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास में आंसर डी। तो मेरे पास में यहाँ से आंसर रहेगा प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज एस्टिमेट। नेक्स्ट इज एस्टिमेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये पॉइंट भी ऐसा पॉइंट है जिसमें कंफ्यूजन होगी आपको। देखिए इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट में एक आएगा इलेक्ट्रिक वायर्स, दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। अब फिटिंग्स को हमेशा मेजर करते हैं नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वायर्स को हमेशा मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, आजकल इंटरनल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर। वॉल कंस्ट्रक्शंस के बाद में हम उसी के अंदर छोटे छोटे पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, वहीं पे आपको एक छोटा सा सेक्शन कट करके हम लोग वहाँ से पाइप ट्रांसफ़र करते हैं और उनके बेसिस पे वायर को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम लोग ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं वायर्स का, हम लोग ये देखते हैं कि कितने मीटर की लेंथ ऑफ वायर को कंज्यूम किया गया है, कितना मीटर लेंथ ऑफ वायर यूज़ हुआ है। तो उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा आपके पास में, लेंथ। ध्यान रखना वायर्स है तो लेंथ, फिटिंग्स है तो नंबर्स आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखा आ सकता है, पॉइंट्स आ सकता है। तो फिलहाल मेरे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रिक वायर्स का एस्टिमेशन पूछा है, तो उसके हिसाब से आंसर बनेगा लेंथ ऑफ वायर्स के टर्म्स में, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट कंसीडर्ड अंडर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। कौन सा पार्ट जो है इसको हम लोग प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में नहीं लेके चलते। पहला दे रखा है वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि वॉल थिकनेस कंसीडर होता है ना प्लिंथ एरिया में, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, नॉट कंसीडर्ड बोला है। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो सेकंड इसने ऑप्शन बोला है रूम एरिया। कवर्ड एरिया है, कमरा तो कवर्ड होता है, ऊपर से रूफ होती है ना, तो इसका मतलब इसको भी कंसिडर किया जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड इज वेरेंडा एरिया। वेरेंडा एरिया एंड जो फोर्थ है आपके पास में, फोर्थ इज कोर्टयार्ड एरिया। कोर्टयार्ड, देखो वेरेंडा और कोर्टयार्ड में, वेरेंडा जनरली ओपन एरिया, तो मतलब बेसिकली ऐसा एरिया होता है रूम के बाहर में जहाँ पे जनरली हम लोग बेसिकली कवर्ड एरिया होता है, रूफ होता है वहाँ पे, उसको तो वेरेंडा बोलते हैं। और अगर रूफ नहीं होती, ओपन होता है, तो उसको हम ओपन कोर्टयार्ड नाम देते हैं, खुला आंगन। तो इसके हिसाब से हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारे पास आंसर रहेगा आंसर डी, कोर्टयार्ड एरिया इज नॉट कंसीडर्ड अंडर प्लिंथ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास में, नेक्स्ट है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क विदाउट देयर क्वांटिटीज। ये सिर्फ ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो बिना क्वांटिटीज के सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा कि लगभग हाँ कि कितने कॉस्ट होगी, सीमेंट की कॉस्ट हम कितनी ले सकते हैं, लेबर की कॉस्ट क्या चल रही है, सारे के सारे मटेरियल्स की, लेबर्स की, हर तरीके की कॉस्ट बताता है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है। पहला ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, सेकंड इज टेंडर डॉक्यूमेंट, थर्ड इज एनालिसिस ऑफ रेट एंड फोर्थ इज स्केड्यूल ऑफ रेट्स। तो इसका जो आंसर बनेगा, देखिए एक ही है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका काम है सारी की सारी बेसिक रेट्स को रखना, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज स्केड्यूल ऑफ रेट्स। तो मेरे पास में करेक्ट आंसर रहेगा आंसर डी, स्केड्यूल ऑफ रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ रूम इज 4 मीटर बाय 3 मीटर। रूम की डायमेंशन दे रखी है 4 मीटर बाय 3 मीटर और वॉल की थिकनेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द वॉल। आपको एक रूम की डायमेंशन दी है, जिसमें वॉल की थिकनेस जो है आपके पास में, ये वॉल की थिकनेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर की। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब तक आपको ना बोला जाए आउटर डायमेंशन, आप आउटर डायमेंशन नहीं लेंगे। रूम लिखा है, सिर्फ डायमेंशन लिया है, तो उसे इनर डायमेंशन मान के चलो। अगर आउटर वर्ड है
या सेंटर लाइन है फिर तो हम उसके हिसाब से लेंगे, कुछ भी नहीं लिखा तो इनर लेके चलेंगे आप। आगे बोलता है वॉल की थिकनेस जो मुझे दे रखी है, ये वॉल की थिकनेस है 20 सेंटीमीटर्स, यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस है, ठीक है। आपको सेंटर लाइन लेंथ बतानी है, तो देखो 4 मीटर ये है, जब मैं सेंटर लाइन लेंथ की बात करूंगा यहाँ से तो कितना बनेगा 0.2/2 इधर से और 0.2/2 इधर से, तो इसका मतलब 4.2 प्लस, अब 4.2 इधर है, 4.2 ऊपर भी तो है क्योंकि 2 वॉल्स हैं, तो 4.2। आगे इसने बोला एक 3 मीटर ये वाला पार्ट है, तो ये 3 मीटर ये है, तो 0.2 जब सेंटर लाइन इधर से कंसीडर होगी तो सेंटर लाइन के बेसिस पे हम लोग 0.2/2 इधर से और 0.2/2 इधर से भी तो लेके चलेंगे, तो 3.2 इधर एंड 3.2 इधर, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, यहाँ से आंसर बनेगा 14.8 मीटर्स। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन द सरचार्ज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इज अबाउट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सरचार्ज कितना होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन के सरचार्ज भी 2 होते हैं, एक 4% होता है, एक 8% होता है, 4 और 8। अब 4% कब लेते हैं, 4% हम लेते हैं जब आपको बोला जाए इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, ठीक है। 8% लेते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस की, जैसे हम लोग वेंटिलेशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से फैंस, एयर कंडीशंस, इस तरीके की अगर हम बात करते हैं तो 8%। सिर्फ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बोलता है तो 4%। अब इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हो सकते हैं, 4% भी हो सकता है और 8% भी हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं किया ना, इसमें तो सीधा बोला है सरचार्ज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, तो क्या इसमें वेंटिलेशन इंक्लूडेड है या नहीं है, रूम्स सॉरी फैंस, एयर कंडीशन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो आप ऑप्शंस यहाँ पे क्या देखेंगे, आप ऑप्शंस देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया है, दोनों में से एक मिलेगा। तो आपको ऑप्शंस है 8%, 10%, 1.5% और 5%। तो आंसर क्या रहेगा इसके हिसाब से 8%, ठीक है। अगर 8 नहीं होता तो 4 होता, दोनों आपको किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, कोई एक ही मिलेगा। दोनों तो तब होंगे जब आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी में कौन से चार्जेस को आपको लेके चलना है, इंक्लूडिंग फैंस और एक्सक्लूडिंग फैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज सेंटर लाइन डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर। एक रूम है जिसकी सेंटर लाइन डायमेंशंस दी है, और सेंटर लाइन डायमेंशंस कितनी गिवन है, 6 मीटर बाय 4 मीटर की, ठीक है। उसके बाद में बोलता है डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन 60 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन 80 सेंटीमीटर्स, ये दे रखा है आपको। आपको बताना है अमाउंट ऑफ अर्थवर्क कितना होगा। तो देखो अमाउंट ऑफ अर्थवर्क के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात की जाए, क्वांटिटी, वॉल्यूम, LBH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी, देखो 6/4 है सेंटर लाइन, सारा ऐड कर दें। आपके पास में एक रूम दिया है इस तरीके से, जैसे हम लोग लेके चलते हैं, तो ये सेंटर लाइन डायमेंशन इसने कितनी दी है, 6 मीटर बाय 4 मीटर। 6 मीटर ये वाला पार्ट, 4 मीटर ये वाला पार्ट, तो 6 मीटर ये इधर से, 6 मीटर इधर से, 4 मीटर ये और 4 मीटर ये, ऐड कर दें सारा। तो मेरे पास जो लेंथ बनेगी वो लेंथ बनेगी 6 + 4 + 6 + 4, वैल्यू 20 मीटर। पुट करो यहाँ पे, तो क्वांटिटी के बेसिस पे 20, विड्थ इज 0.6, डेप्थ इज, विड्थ इज 0.8 एंड डेप्थ इज 0.6। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास में करेक्ट आंसर आएगा 0.48 × 20, तो ये बनेगा 9.6 मीटर क्यूब। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा आपके पास में वो आंसर डी रहेगा, 9.6 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द प्लान एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज 14.7 मीटर बाय 14.7 मीटर इन द फॉर्म ऑफ सेंटर लाइन डायमेंशन, जिसमें वॉल की थिकनेस है 0.3 मीटर की। कैलकुलेट प्लिंथ एरिया। इसने बोला कि जो हमारे पास में बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की सेंटर लाइन डायमेंशंस कितनी दे रखी हैं, सेंटर लाइन डायमेंशंस दिए हैं 14.7 बाय 14.7, और वॉल की थिकनेस कितनी गिवन है, वॉल की थिकनेस है 0.3 मीटर की थिकनेस आपको वॉल की गिवन है। आपको बताना है इसका प्लिंथ एरिया कितना आएगा। प्लिंथ एरिया देखो, अब इधर वॉल की थिकनेस की अगर बात करता हूँ तो वॉल की थिकनेस ये थी 0.3/2 इधर से, प्लिंथ एरिया में तो एंड टू एंड लेके चलना है ना,
तो एंड टू एंड जब हम लेंगे तो 14.7 में 0.3/2 दोनों साइड से ऐड होगा, कितना बनेगा 15/15, आंसर 225 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए 225 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इफ द थिकनेस ऑफ वॉल्स इन द बिल्डिंग इज नॉट कांस्टेंट। ये बोलता है अगर वॉल्स जो हैं, जो हमारी जो दीवारें हैं बिल्डिंग्स में, अगर उनकी थिकनेस कांस्टेंट नहीं है, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ डीपीसी इज, तो हम लोग डीपीसी के यूनिट्स को कैसे मेजर करके चलेंगे। देखिए वॉल की थिकनेस अगर कांस्टेंट नहीं है, अब वॉल की थिकनेस कांस्टेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली जो हमारे पास में अगर हम बात करते हैं, मतलब आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर टॉप व्यू में बात करता हूँ कि पहले तो आपके वॉल की थिकनेस कुछ ये थी, कुछ डिस्टेंस के बाद ये कम हो गई इस तरीके से, फिर आगे फिर बढ़ गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म आ गई ना। तो इस कंडीशन में डीपीसी को कैसे मेजर करेंगे बेटा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। डीपीसी की थिकनेस तो यूनिफॉर्म रहेगी ना, डीपीसी की थिकनेस में तो वेरिएशन नहीं है। दीवार की थिकनेस से कैसे भी हो, हमें तो उसका सरफेस एरिया से मतलब है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर यहाँ पे आपका रहेगा मीटर स्क्वायर। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होके मीटर क्यूब मार्क कर देते हैं। मीटर क्यूब नहीं मार्क करना, ऑप्शन ए रहेगा मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्डर ऑफ बुकिंग इज, बुकिंग का ऑर्डर क्या होगा। बुकिंग में सबसे पहले लेंथ लिखा जाता है, लेंथ के बाद में विड्थ लिखते हैं, विड्थ के बाद में हाइट लिखते हैं। कभी भी एस्टीमेट प्रिपेयर करोगे हमेशा इस सीरीज को फॉलो करना है, याद रखना है लेंथ, लेंथ के बाद विड्थ, विड्थ के बाद हाइट। तो LBH आपका ऑर्डर ऑफ बुकिंग रहेगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी नेगेटिव। 4 वैल्यूज आपको दी हैं, जिनमें से कौन सी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में स्क्रैप वैल्यू, फर्स्ट इज स्क्रैप वैल्यू। सेकेंड ऑप्शन है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। थर्ड ऑप्शन इज बुक वैल्यू, फोर्थ ऑप्शन इज डेप्रिसिएशन। हाँ जी देखिए, अब कौन सी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी स्ट्रक्चर की, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये 0 तक तो जा सकती है लेकिन ये नेगेटिव कभी नहीं होंगी। लेकिन स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू बोथ में भी नेगेटिव। और ऐसे कौन से मटेरियल के लिए वैल्यू नेगेटिव होती है, बताया था RCC के लिए। RCC के केस में हम इन दोनों वैल्यूज को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आंसर ए रहेगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, स्क्रैप वैल्यू, और इसकी जगह अगर सैल्वेज होता तो वो भी सही था। दीज बोथ वैल्यूज मे बी नेगेटिव फॉर RCC वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज आउटडन टास्क फॉर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। आउटडन टास्क फॉर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विथ सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार के साथ आउटटन टास्क कितना होगा। अब देखिए सुपर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इनफैक्ट पहले आउटटन से शुरुआत करते हैं। आउटटन का मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क, कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर स्किल्ड लेबर परफॉर्म कर सकता है, उसको हम लोग नाम देते हैं आउटटन टास्क। तो ये बोलता है कि सुपर स्ट्रक्चर में सीमेंट मोर्टार से आउटटन टास्क की कैपेसिटी कितनी होती है। देखिए सब स्ट्रक्चर में सीमेंट मोर्टार से होता है 1.25 और सुपर स्ट्रक्चर में 1 मीटर क्यूब। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 1 मीटर क्यूब। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी फ्रॉम द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इफ प्लिंथ एरिया इज 300 मीटर स्क्वायर। ये बोलता है एक बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया आपको दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर का, है ना। और साथ में क्या बोलता है, साथ में जो रेट दे रखा है, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है सिमिलर लोकेलिटी में, इट इज 1700 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन रेट। सिंपल है, आपको क्या चाहिए टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या आएगा 1700 इंटू 300 मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 मीटर स्क्वायर में 1700 रुपये लगते हैं। तो 300 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई तो करना है, 4000 रुपीज़। तो दैट मीन्स 5,10,000 रुपीज़ आपके पास में करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द फ्लोर एरिया रेशियो ऑफ द बिल्डिंग, फ्लोर एरिया रेशियो ऑफ द बिल्डिंग विथ टोटल एरिया ऑफ
565.7 मीटर स्क्वायर। 565.7 मीटर स्क्वायर तो आपको फ्लोर एरिया गिवन है। गिवन दैट द प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज, प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज 35 मीटर्स बाय 45 मीटर्स। ठीक, ये बोलता है कंस्ट्रक्शन कितने एरिया में हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है 565.7 मीटर स्क्वायर में, लेकिन प्लॉट का साइज क्या है, प्लॉट का साइज है 35 बाय 45, या उल्टा लिख दो 45 बाय 35 का। ठीक है, फ्लोर एरिया रेशो बताना है। फ्लोर एरिया रेशो क्या होता था, टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। दोनों वैल्यूज दे रखी है, 565.7 डिवाइडेड बाय 565.7 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 45। तो मेरे पास यहाँ से FAR वैल्यू आ जाएगी एंड दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.359, तो 0.36 के आसपास आएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए 0.359। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सरफेस एक्सकेवेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था सरफेस एक्सकेवेशन की 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी जो सरफेस एरिया है अर्थवर्क का, ये 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, विड्थ ऑफ अर्थवर्क 1.5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और डेप्थ ऑफ अर्थवर्क 30 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इन तीनों कंडीशंस को जो अगर फुलफिल करते हैं तो उस अर्थवर्क को हम लोग नाम देते हैं सरफेस अर्थवर्क। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर सरचार्ज इज टेकन एज। बेसिकली ये बोलता है कि वाटर सरचार्ज कितना लेंगे, पानी के कितने चार्जेस लेते हैं। तो वाटर सरचार्जेस हम लोग लेते हैं 1.5%। तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा इसके हिसाब से ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट। 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट के लिए कितने नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। देखो अब इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन दे रखा है 42.5, 55.5, 58.3 एंड 62.5। ये चारों ऑप्शंस में मिसप्रिंटिंग है। ये आएगा 4.25, 5.55, 5.83 एंड 6.25। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो डेसिमल जो है वो 1 पॉइंट आगे लगा रखा है, उसको आप पीछे कंसिडर करके चलेंगे। तो अब ये बोलता है 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट में कितना सीमेंट बैग आएगा, और कॉन्क्रीट की रेशियो कितनी दे रखी है 1:2:4। देखो सीमेंट के लिए हम लोगों को पता है 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट में ड्राई वॉल्यूम कितना होता है 1.54, और हमेशा क्या लेते हैं ड्राई वॉल्यूम को ही तो डिवाइड करना होता है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू सीमेंट रेशियो। तो 1.54 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1, 0.22 मीटर क्यूब। ये तो बना 0.22 मीटर क्यूब। आगे इसने बोला है नंबर ऑफ बैग्स बताने हैं, तो ये बोलता है 0.22 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। बैग्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है 1 मीटर क्यूब में 28.8 बैग्स होते हैं, तो 0.22 में कितने आएंगे 28.8 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग आंसर जो रहेगा वो आंसर रहता है 6.3 बैग्स के आसपास। तो इसके हिसाब से मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन रहेगा 6.25। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द बेंट अप बार्स एट अ सपोर्ट रेसिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ये बोलता है जो बेंट अप बार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के ऊपर, इस तरीके से हम लोग बीम में प्रोवाइड करते हैं ना रेनफोर्समेंट, तो ये बोलता है कि जो हमने सपोर्ट पे बेंट अप किया है इसका काम क्या है। ये एक तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है क्योंकि फिक्स बीम में यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट क्रिएट होगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है इट सपोर्ट्स टू रेजिस्ट शियर फोर्स। शेयर लिखा है, शियर आएगा यहाँ पे। इट सपोर्ट्स टू रेजिस्ट शियर फोर्स। तो देखो अब सपोर्ट पे शियर फोर्स भी तो मैक्सिमम होता है, तो नो डाउट ये शियर को भी रेजिस्ट करती है। नेक्स्ट इज द बेंडिंग ऑफ बार्स नियर सपोर्ट इज जनरली एट 45 डिग्रीज। ये भी बिल्कुल सही है, आरसीसी का ही कॉन्सेप्ट है, 45 डिग्री पे लेते हैं हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर डी। ये आरसीसी का है एक्चुअल में, कौन इसका नहीं है, एस्टीमेट का नहीं है। एस्टीमेट में तो इनकी लेंथ पूछी जा सकती है, तो वो लेंथ के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही रखे हैं कि किस तरीके से आपको मार्क करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड पार्टली इन बैंकिंग एंड पार्टली इन कटिंग इज शोन इन द फिगर।
ये बोलता है कि इस तरीके से अपने पास में क्रॉस सेक्शन है अर्थ पे, हिली रोड्स में। अब ये हिल रोड में अगर मैं अर्थवर्क परफॉर्म करता हूं तो ऐसा कुछ रहेगा ना, जिसमें ये वाला पार्ट कटिंग को इंडिकेट करता है, दिस पार्ट इंडिकेट्स फिलिंग। इसने बोला इसका सेंटर यहां पे है जिसमें डेप्थ दे रखी है d, इधर से विड्थ b और इधर से विड्थ b। ठीक है, आपको ये कटा हुआ पार्ट, इस पार्ट का सिर्फ एरिया बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। ध्यान रखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊं तो हमारे पास में दो एरियाज आते हैं। एक एरिया होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक एरिया होता है हाफ ऑफ b माइनस आर डी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एस। ठीक है, दूसरा एरिया एक a1 है, a2 है, हाफ इंटू b प्लस आ जाएगा। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग ये डायग्राम बना के बता देते हैं कटिंग में प्लस वाला, फिलिंग में माइनस वाला। गलत है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है, अच्छा इसमें जो आर है, ये आर है आपके पास में ये वाला स्लोप, और एस जो है ये है साइड स्लोप्स। दोनों का साइड स्लोप सेम रहेगा। ध्यान रखिए, जिस पार्ट में आपका सेंटर पॉइंट है, अभी देखो सेंटर पॉइंट किस में है, कटिंग वाले पार्ट में है। जिस भी पार्ट में आपका सेंटर पॉइंट होगा वहां पे आएगा प्लस, दूसरे वाले में माइनस। अगर ये सेंटर पॉइंट फिलिंग में होता तो इसका मतलब फिलिंग वाला एरिया ज़्यादा था, तो फिलिंग वाला एरिया ज़्यादा है तो फिलिंग में प्लस आएगा, फिर कटिंग में माइनस आ जाएगा। ऐसा आप अगर मतलब बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखो, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए पेपर में सिर्फ डायग्राम दिया होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया था, जिसके बेसिस पे, इस डायग्राम के बेसिस पे आपको कोई भी एक मार्क पोर्शन होगा उसका एरिया बताना होगा। तो आंख बंद करके आंसर नहीं देना, बिल्कुल ध्यान से होश में आंसर देना है कि कैसे मार्क करने के लिए बोला है आपको। देखो इसमें अच्छे से चूज करो कि किस तरीके से, किस फॉर्म में बोला है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, उसके हिसाब से आंसर देना है। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज इन द मिड सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, इसका आंसर, पिछले वाले का आंसर क्या रहेगा, माइनस वाला, b माइनस आर डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है इन द मिड सेक्शन फॉर्मूला। पहला ऑप्शन है मीन डेप्थ इज द एवरेज ऑफ डेप्थ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव सेक्शंस। सेकंड इज एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मीन डेप्थ। मिड डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों का एवरेज लेके। एरिया कैसे लेंगे, उस एवरेज डेप्थ के बेसिस पे एरिया लेते हैं। और थर्ड बोलता है कि जो भी वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम कैसे लेंगे हम लोग, एवरेज एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आएगा। तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। द क्वेश्चन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हाईवे इज टेकन एट। क्रॉस सेक्शन हाईवे के कैसे लेते हैं, ये एक्चुअल में सर्वे से रिलेटेड है, सर्वेइंग से रिलेट करेंगे इसे। राइट एंगल्स टू दी सेंटर लाइन। जो भी हमारा रोड होता है, इस तरीके से मान लो एक रोडवे है, तो हमेशा इसके क्रॉस सेक्शन लेंगे तो जो सेंटर लाइन होती है इसके 90 डिग्री एंगल पे सेक्शंस लिए जाते हैं। ठीक, हर 30 मीटर के इंटरवल पे लिए जाएंगे, 30 मीटर्स अपार्ट। बी ऑप्शन ये भी सही है। थर्ड बोलता है इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैविंग अब्रप्ट चेंज इन द ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट चेंज होता है तो ग्रेडियंट अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे, चाहे वो डिस्टेंस 30 मीटर से कम ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जो रहेगा मेरे पास में ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, अगला क्वेश्चन, in the following items of the earthwork is not measured separately। अर्थवर्क के मेजरमेंट के टाइम पे हम कौन कौन सी आइटम्स को सेपरेटली मेजर नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिंग आउट द वर्क्स, सेकेंड इज साइट क्लियरेंस, थर्ड इज स्टेप्स इन द डीप एक्सकेवेशन, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, अर्थवर्क में कोई भी अलग से सेपरेट कुछ नहीं लेते, सिर्फ हम लोग एक टर्म लेते हैं सेपरेट। अगर आपको ध्यान हो तो लीड लिफ्ट, इसके अलावा कुछ भी सेपरेट नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका डी रहेगा। दैट मीन्स जो तीनों के तीनों वर्क हैं उनको हम लोग अर्थवर्क में एक साथ इंक्लूड करके चलते हैं। तो देखिए ये थे हमारे पास में आज के क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड टेस्ट था एस्टीमेट का, इसके क्वेश्चंस। इसी के साथ हमने एस्टीमेट के दोनों टेस्ट को कंप्लीट किया है। इसके बाद आगे हम लोग लेके आएंगे
अगले सब्जेक्ट्स नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को लेके आएंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग एक क्वेश्चन की सीरीज को शेयर करेंगे आपके साथ में। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप किस हद तक, किस लेवल तक आप करेक्ट हैं, राइट। अगर आपको ये जो हमारा सेशन जो हमने स्टार्ट किया है, ये अगर आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे एग्जाम को क्लियर करने का ये भी एक तरीका है, जिससे जब तक आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको भी आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कवर करना है, राइट। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके की सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट रिलेटेड टू दिस चैनल। थैंक यू।